मनीष मिश्रा, +2 उच्च विद्यालय रसलपुर, मानपुर, गया। आज हम लोग काव्यखंड के पाठ नंबर 8 और पाठ नंबर 9 की चर्चा करेंगे। इसके पहले जितने भी गद्य खंड के पाठ थे सारे पढ़ा दिए गए हैं और काव्यखंड में भी आपको बहुत सारे पाठ पढ़ा दिए, यानी 7 लेसन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर 8 और पाठ नंबर 9 जो काव्यखंड की। और काव्यखंड में इसके पहले हम लोगों ने भक्ति काल के कवियों की रचनाओं को पढ़ा, फिर रीति काल के पढ़ा, फिर छायावाद पढ़ा, फिर छायावादोत्तर युग की कविता को पढ़ा और कवित्री के बारे में जाना। आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वह प्रयोगवाद, जो हिंदी में नया प्रयोग हुआ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय के द्वारा जो बात कही गई, जो और धरातल पर जो लाई गई, उसी के कवि, प्रयोगवादी कवि और ये जो है तार सप्तक के कवि के रूप में जानने वाले कवि हैं, जिनकी आज हम रचना पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और आपको दिया गया बहुत ही सुंदर रचना है, उसका पाठ का नाम है उषा। उषा का अर्थ है भोर है, सुबह है, प्रातः काल है। और उसी की चर्चा यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि जब कवि कहते हैं कि जब सुबह होता है, जब उषा काल शुरू होता है, तब आकाश का रंग कैसा रहता है, प्रकृति में क्या दिखाई देती है और प्रकृति के अंदर कौन सी सुंदरता प्रकट होती है, उसी का वर्णन कवि यहाँ पर बिंबों के माध्यम से प्रकट किया, प्रस्तुत किया है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। इसके पहले पाठ के चर्चा करने से पहले हम कवि के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम कविता की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर जो आपको काव्यखंड में पाठ उषा है और इसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है 13 जनवरी 1911 ईस्वी सन में हुआ। जन्म कहाँ हुआ इनका? तो जन्म स्थान है देहरादून, उत्तराखंड। जो पहले यह उत्तर प्रदेश का भाग था, आज यह उत्तराखंड के नाम से जाना जाता। वहीं पर इनका जन्म। और इनके माता और पिता, माता का नाम है प्रभुदेवी और पिता का नाम है तारीफ सिंह, जो एक शिक्षक भी थे। आगे इनकी पत्नी, इनकी शादी हुई, पत्नी का नाम है धर्मदेवी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद धर्मदेवी की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये एकाकीपन जीवन अपने व्यतीत किए, दूसरी शादी इन्होंने नहीं की। और इनकी वृत्ति मुख्य किस कार्य से जुड़े हुए थे, कौन सा काम कर रहे थे? तो इनके वृत्ति के रूप में रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियों के संपादन के कार्य से जुड़े रहे हैं। बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के संपादन इन्होंने किया है। साथ ही कहता है कि इनकी यात्रा, ये सोवियत रूस की यात्रा भी की है। दूसरे देशों में गए, रूस जाकर के वहाँ के प्रकृति को भी देखा, वहाँ के लोगों को, जीवन को देखा और अपने रचनाओं में उसका भी समाहार इन्होंने किया है। साथ ही इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की हम चर्चा कर लेंगे, जो आपको परीक्षा में पूछ रहा है 1 मार्क्स में। यानी कवि का सिर्फ पाठ का नहीं, कवि के जो रचनाएं उन्होंने की है, जो कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं या नाटक लिखा, उसकी भी चर्चा है और उसके बारे में प्रश्न आपको पूछ रहा है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में चूका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। यह जो इनकी कविता है, काल तुझसे होड़ है मेरी, यह बहुत इनकी प्रमुख कविता है। और इसे हमें हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे कि काल तुझसे होड़ है मेरी यह किसकी रचना है। साथ ही कहीं कुछ दूर से सुन रहा हूं मैं, इनकी ये कविताएं हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी सन। और ये कह रहा है कि ये जो है कवि प्रयोगवादी दूसरा तार सप्तक के कवि के रूप में जाने गए। प्रयोगवाद है क्या? जो परिपाटी चली आ रही थी, जो कवि लोग कर रहे थे, जिन कविताओं की चर्चा थी, चाहे वो भारतेंदु युग में हो, द्विवेदी युग में हो, छायावाद में हो, प्रगतिवाद में हो, हालावाद में हो, सारी बातें हट करके आगे प्रयोगवाद में एक नया कविता लिखने का प्रचलन चला, नई बात चली, नई व्यवस्था की गई कविता में। उसी प्रयोगवादी कवि इनको कहा गया। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह किस वाद के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के हैं। किस सप्तक में थे? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक जो अगेय जी ने चलाया था, उसमें दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। और इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। ये भी आपको पूछ सकता है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो वह कवि का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। यह पहले भी परीक्षा में आपको पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं यहाँ पर जो कविता हमारी है उषा,
इसके अंदर कवि किस बात से क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, यहाँ पर जो आपको पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है वह कविता यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको मैं एक एक शब्द और एक एक लाइन पढ़ के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसको समझना है, साथ ही इसका भावार्थ मैंने नीचे लिख दिया है, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। लिखा है कि प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। यहाँ कह रहा है कि प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कह रहा है कि शंख पे कह रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, मल दी हो किसी ने नील जल में या। कवि कह रहा है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, कि जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का। अब क्या हो रहा है भाई, तो अब कह रहा है सूर्योदय हो रहा है। यानी पूरे कविता में, उषा कविता में कवि बताना चाहते हैं कि जब सुबह होता है, उषा काल में आकाश का रंग कैसा होता है। जब हम 4 बजे के समय प्रातः काल अगर हम उठते हैं, उस समय आकाश को हम देखेंगे तो कवि कह रहा है कि यह मनोहारी चित्र, यह मनोहारी दृश्य, नयनाभिराम जो दृश्य है, जिसको देखने में बहुत आनंद आता है, उस दृश्य की चर्चा कर रहा है। कि कह रहा है कि प्रात नभ, प्रात काल का नभ जो था, और आकाश, नभ का मतलब आकाश है, एकदम नीला कलर का है, और उसके बाद जो उसके अंदर थोड़ा सा उजालापन दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है जैसे शंख के रंग के जैसा दिखाई दे रहा है। यानी प्रात नभ कैसा है भाई, तो नीला है, शंख जैसा, साफ, स्वच्छ, साफ है, निर्मल है। भोर का नभ, और यानी प्रातः काल का नभ शंख जैसा है, नीला रंग का है। राख से लिपा हुआ चौका, उसके बाद जब थोड़ा सा सूर्य सुबह होता है, यानी प्रातः काल के बाद थोड़ा और जब समय आगे निकला, तो कवि कह रहा है कि और उसका रंग कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका। हम प्राचीन काल में या गांव में अभी भी जो चूल्हे पर खाना बनता है, राख से, गोईठा से जला के बनाया जाता है, तो औरतें क्या कर, सुबह उठ करके और उसी राख से उस चूल्हे चौके को लीप दी जाती है, पवित्र स्थली को पवित्र कर दिया जाता है, स्वच्छ साफ पवित्रता के लिए। तो वही कह रहा है कि ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका हो, जो उसका रंग है, और वह अभी नमी उसके अंदर है, यानी गीला है। वैसे आकाश का रंग शीत के कारण, शबनम के कारण, ओस के कारण दिखाई देता है कि नमी से भरा हुआ है। उसके बाद फिर आगे कवि कहता है कि थोड़ा सा और जब सुबह हुआ, जब थोड़ी सी और सूरज की प्रकाश आई, धरती पर निकलने के लिए आ रहा है, तो कह रहा है कि बहुत काली सील जरासी, कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे काली सिलवट, जिस पर हम मसाला पीसते हैं और जो पीसने वाला है सिलवट्टी, कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उस पर केसर पीसा गया हो, और वह केसर के रंग को धुल दिया गया, वह जो दिखाई देता है हल्का लाल रंग का, जब सूरज लाल रंग का निकलता है, उसका दृश्य का वर्णन यहाँ कवि कर रहा है। या कवि कहता है कि ऐसे लग रहा है कि किसी ने काले स्लेट पर चौक या खड़िया रगड़ दिया हो, रगड़ने के बाद जो उसका रंग होता है हल्का लाल रंग, केसर रगड़ने के बाद जो रंग उसका होता है हल्का लाल रंग, वैसे ही आकाश का लाल रंग कवि कह रहा है कि यहाँ दिखाई दे रहा है जब सुबह होता है। फिर आगे कवि कहता है कि और जब सूरज उदित हो गया, लाल रंग जब प्रकट हो गया, लाल रंग दिखाई देने लगा, तो आकाश का रंग भी हल्का क्या हो गया, केसर के रंग का हो गया, और खड़िया से रगड़े हुए खड़िए के रंग का हो गया, जो रगड़ दिया गया है। फिर आगे कवि कहता है कि स्लेट पर हो गया नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, कह रहा है कि जैसे हिल रही हो। कवि कह रहा है कि अब जब सूर्योदय हुआ, आकाश में जब सूरज निकल गया, तो जब आकाश में लाल रंग के बाद जब सूरज निकलता तो पीला रंग का हो गया, और आकाश का रंग भी पीला हो जाता है। तो कवि यहाँ कह रहा है कि ऐसा वह रंग दिखाई दे रहा है जैसे लग रहा है कि कोई नीले जल में, यानी जल का रंग पूरा नीला है, और उसमें कोई गौर वर्ण वाला, गोरे शरीर वाला कोई नायिका नहा करके निकल, उसका शरीर उसके अंदर क्या है, झिलमिला रहा है। इस प्रकार से आकाश का रंग दिखाई दे रहा है कवि को। फिर कवि वर्णन करें कि जादू टूटता है, यानी यह जादू जैसा चक्र चल रहा था। जब मैंने इस दृश्य को देखा तो मैं उसके अंदर पूरा भाव विभोर हो गया, उसी के अंदर लिप्त हो गया।
और हमारे सामने लग रहा था कि यह कुछ देर जो चला वह जादू काल था, जादू जैसा दिखाई दिया, जिसमें हमको दूसरा चीज कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ उसी को हम देख रहे थे। जादू टूटता है इस उषा का, जो ईसा का है, जो जादू चल रहा था अब टूट रहा है। क्यों भाई? क्योंकि अब सूर्योदय कह रहा है कि हो रहा है, अब सूर्योदय पूर्ण रूप से सूर्योदय हो गया और वह उषा काल का जादू समाप्त हो गया। यानी पहले जो सुबह का नभ था वह कैसे था? शंख जैसा, नीला आकाश। फिर कहता है कि ऐसा लगा कि जैसे राख से किसी ने क्या कर दिया हो, चौका को लिप दिया हो जो अभी गीला पड़ा है। फिर कभी आगे कहता है कि ऐसा लगा जैसे सील पर किसी ने केसर पीस दिया और उसको धो दिया हो, उस लालिमा की तरह। फिर कहता है कि नहीं, किसी ने लग रहा है कि काले रंग के स्लेट पर चौक पेंसिल रंग दिया हो, उसके बाद जो उसका रंग दिखाई देता है उस कलर का आकाश दिखाई देता है। फिर जब लाल रंग से पीला रंग की तरफ जाता है तो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई गौर वर्ण वाला, गोरे शरीर वाला नीले जल में स्नान कर रहा है और वह जो उसका छाया जो है झिलमिला रही है, काया की जो छाया झिलमिला रही है, वैसा रंग आकाश का दिखाई दे रहा है। फिर कभी कहता है कि जो जादू था सूर्य का वह टूट रहा है और जो जादू अभी तक चल रहा है क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। इसमें कवि ने खूब सुंदर अच्छा सूर्य के सौंदर्य का कह रहा है कि सूर्योदय का वर्णन किया है। यहाँ पर आपको देखिए चित्र के माध्यम से भी, यहाँ नीचे भावार्थ लिखा गया, फिर चित्र के माध्यम से यह जो है आकाश का रंग पूरा नीला है, उसके बाद से थोड़ा सा सफेद दिखाई दे रहा है और उसके बाद जब हम यहाँ देखते हैं तो पूर्ण रूप से यह रंग जो है पीला, कह रहा है कि नीले जल में जो पीला रंग वह दिखाई देता और सूर्योदय हो गया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मैंने भाव भी लिखे। अंत में कवि ने उषा कालीन आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभावपूर्ण जो वर्णन किया है, अंतिम उपमान की चर्चा करते हुए कहा है कि आकाश में कह रहा है, देखिए, वक्ष पर उषा कालीन नीले जल में झिलमिलाती गोरी काया के समान है। तभी क्या होता है? सूर्योदय होता है, परिवेश जो होता है। फिर सूर्य की प्रकाश की विकीर्ण होने लगती है और आकाश की गोद में जो उषा का जादू चल रहा था वह अब क्या हुआ है? जादू समाप्त हो रहा है, नजारा समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष इस पाठ में, इस कविता में कवि कहना क्या चाहते कर रहे? कवि ने यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के लिए नए उपमानों का प्रयोग किया है। नए उपमान क्या यहाँ पर दिया है? बहुत सारी उपमा यहाँ प्रकट की गई है। शंख के उपमा दिया गया है, साथ ही राख से लिपा हुआ चौके की उपमा दी गई है। उसके आगे हमने इसके अंदर क्या देखा है? फिर कह रहे हैं कि खड़िया का, केसर का, सिलवट का, सिलवट्टी का, सबका इसमें अंदर स्लेट का यहाँ पर बातचीत की गई है और उसके ऊपर उपमा उपमेय की प्रयोग करके कवि। और इस कविता में हमने देखा कि बहुत सारे अलंकार में दो अलंकार प्रमुखता से उत्प्रेक्षा अलंकार के यहाँ पर चर्चा की गई है, जो और अनुप्रास अलंकार की चर्चा मनुमानो जनुमान जानो सम उत्प्रेक्षा जानते हैं। अनुप्रास में जिसमें बार बार वह शब्दार्थ का प्रयोग किया जाए। अब इसके अंदर दो प्रश्न भी मैंने आपको दे दिए हैं जो परीक्षा उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में आया। जैसे यहाँ लिखा है कि उषा कविता में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलंकार के बारे में तो उतनी चर्चा हुई नहीं है और पूछ भी नहीं रहा आपको, लेकिन हो सके पूछ देते इस कविता में कौन सा अलंकार है। तो कह रहे देखो यहाँ लिखा उषा कविता में कवि ने प्रमुखता से उपमा अलंकार का ही प्रयोग किया है। उपमा किससे दी जा रही है? तो सूर्य कह रहा है कि शंख से उपमा दिया गया है, केसर से उपमा दिया गया है और यहाँ पर रंग में और सारी गौर झिलमिल दे कि वहाँ पर उपमा चल रहा है, ऐसा सौंदर्य दिखाई दे रहा है गोरे रंग का। साथ ही उदाहरण के तौर पर सूर्योदय के पूर्व आकाश की शोभा के चित्रण के उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। मनुमानो जनुजानो उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का। ऐसे तो आपको पूछ नहीं रहा है कि कौन सा अलंकार, फिर भी आप जान लो। मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है कि मानवीकरण उसमें बिंब प्रयोग में कवि जो है सिद्धहस्त है। आगे जो प्रश्न हमारा, उषा का जादू कैसा है? उषा का उदय आकर्षक होता है, बहुत ही सुंदर होता है, मनमोहक होता है। जो उषा काल का आनंद लेता है उसी को पता है और हमें सुबह उठना चाहिए और उषा काल का जो सूर्योदय होता है उसका आनंद लेना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भी और हमारे शरीर में भी बहुत सारे रोगों का निवारण जो है। जो लोग सुबह में उठते हैं, जो उषा के प्रकृति के अपने अंदर समाहित करते हैं, उनका जीवन जो है थोड़ा अलग रहता है इस दुनिया से। नीले गगन में फैलती प्रथम सफेद लाल प्रातः काल की किरणें हृदय को बरबस अपने आकृष्ट कर लेती है। नीला आकाश है, सफेद रंग उसमें है, लाल रंग भी दिखाई देता है प्रातः काल में, उसका बरबा करना जादू है। सूर्य उदित होते ही यह भव्य प्राकृतिक दृश्य, सूर्य की जो तरुण किरणें
आहत हो जाता है और उसका सम्मान और प्रभाव नष्ट हो जाता है जब सूर्योदय हो जाता है। इसी की कविता का वर्णन यहाँ कवि कर रहा। फिर दूसरा एक व्याख्या भी आपको परीक्षा में पूछ रहा है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई है। बहुत काली सील का वही सिलवट्टी के बात कर रहा है कि जिस पर रगड़ा जाता है मसाला। ऐसा लग रहा है कि केसर किसी ने रगड़ दिया और उसको धो दिया है, तो केसर का रंग उस सिलवट्टी पर, काली सिलवट्टी पर दिखाई दे रहा है। उस तरीके से सूर्य का रंग आकाश में जब लाल रंग निकलता है तो दिखाई देता है। कभी यहाँ लिखना होगा आपको कि प्रस्तुत पंक्ति उषा शीर्षक पाठ से ली गई है और इसके कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। और प्रस्तुत व्याख्या, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने भोर के वातावरण का सजीव चित्रण किया है, जीवंत चित्रण किया है। आकाश की लालिमा पूरी तरह अभी छट भी नहीं पाई है, पूरी लालिमा नहीं है आई है। सूर्योदय की लालिमा फूट पड़ना चाह रही है, उसके पहले का वर्णन किया है। शंख के रंग, आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख से लिपा हुआ कैसा लग रहा है? गीला चौका जो अभी गीला पड़ा है, इसका वर्णन यहाँ कवि कर रहा है। और इसके पवित्रता और उसकी पवित्रता की भी चर्चा की गई है, यानी जो आकाश राख से लिपा हुआ चौका है वह पवित्र स्थली बना दी गई है। वहां पर भोजन बनेगा जो स्वच्छ और साफ और निर्मल, वैसा हमारा सुबह का रंग है, रूप है। भोर का दृश्य काले रंग और लाल रंग का अनोखे मिश्रण होगा। ऐसा लगता है कि गहरी काली सील जो के ऊपर केसर क्या किया है? मल दिया गया है। इसके अंदर कुछ आपको ग्रीक कार्य भी हमने दे दिया पाठ्यक्रम में। उषा शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। पूरा सारांश आपको लिखना है कि कवि द्वारा क्या कहा जा रहा है। ऐसे सारांश मैंने लिख दिया है, इसको पढ़िएगा आपको स्पष्ट हो जाएगा। और सारांश में लिखना क्या है? सुबह हो रहा है और पहला जो सुबह नभ का आकाश रंग कैसा है? नीला है, शंख जैसा है। फिर कहता है कि राख से लिपे हुए चौके जैसा है। फिर कहता है ऐसा लगता है कि किसी ने केसर रगड़ दिया, सिलवट पे धुल गई है। और कहता है कि चौक पे स्लेट पर किसी ने चौक खड़िया रगड़ दिया हो, वैसा रंग हो गया। या फिर कभी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई गोरे शरीर वाला नील जल में स्नान करा, फिर सूर्योदय होता है, उसका जादू टूटता है। यही विषय। दूसरा है प्रातः काल का नभ कैसा था? तो प्रातः काल का नभ था नीला था, शंख जैसा। उसके बाद आगे अब अगला पाठ जो हमारा है 9 नंबर पाठ है, जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक का मतलब क्या है? जन मतलब लोग। कवि जो है यहाँ पर इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। कवि जो है गजानन माधव मुक्ति बोध जी। जन जन का चेहरा एक कविता शीर्षक इन्होंने लिखा है। इनका कहने का भाव क्या है कि जो लोग इस संसार में है सबका चेहरा एक जैसा है, ऐसी बातें नहीं है। चेहरा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उनकी मनोवृत्तियां हैं, जो उनके मनोभाव हैं, जो उसके दुख दर्द तकलीफ, चाहे खुशी या हर्ष उल्लास जो भी है, जब वह खुश होता है तो जो भाव उसके ऊपर चेहरे पर आता है वह भाव पूरे मनुष्य के ऊपर, दुनिया के जहां भी मनुष्य रहता है सबके ऊपर आता है। यानी दुख में, सुख में, संघर्ष में, कर्म में, हर चीज में जो भाव चेहरे पर उत्पन्न होता है उसी भाव की चर्चा यहाँ कवि कर रहा है और कह रहा है कि इस कारण पूरे दुनिया के लोगों की चेहरा क्या है? एक जैसा है। शीर्षक कह दिया कि जन जन का चेहरा एक है। और इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन मुक्ति बोध जी का जन्म कब हुआ? तो यहाँ लिखा हुआ है 13 नवंबर 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म स्थान है श्योपुर, जिला है ग्वालियर और राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। वही इनका जन्म हुआ है। और माता का नाम है पार्वती बाई और इनके पिता है माधव राव मुक्ति बोध। यही इनका सरनेम मुक्ति बोध इनके साथ लग गया है। और माधव भी पिताजी का नाम है, गजानन इनका नाम है जिसमें जुड़ा हुआ है। साथ ही कह रहा है इनकी अभिरुचि क्या थी, कौन से काम में इनका ज्यादा इंटरेस्ट था? तो कह रहा है कि अध्ययन अध्यापन करते थे, लेखन पत्रकारिता और राजनीति में भी थोड़ा इनका लगाव था। आगे कवि कह रहा है कि प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं एकदम जानना जरूरी है क्योंकि परीक्षा उपयोगी और परीक्षा में पूछ रहा। हर पाठ से कवि का नाम, उसका जन्म, उसकी मृत्यु और उसका प्रमुख रचना से 1-2 क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। अब कह रहा है इनकी प्रमुख रचना में कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, यह इनकी कविता संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा कितनी बार पूछ चुका है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखना कि चांद का मुंह टेढ़ा किसने लिखा है, किसकी कविता संग्रह है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध की है। फिर कथा साहित्य क्या है? काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, आलोचना, कमायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष,
नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह इनके। कामायनी का मतलब ये नहीं समझना कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी काव्य लिखा है, लेकिन कामायनी के ऊपर पुनर्विचार किसने किया है, किसने लिखा है, तो उनका नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। फिर कह रहा है कि इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1904 ईस्वी सन को हो गई। अगर एग्जाम में पूछे कि गजानन मुक्ति बोध की मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु हुई है इनकी 11 सितंबर 1904, यह भी आपको याद रखना होगा। फिर हिंदी साहित्य में इनका उदय, अब देखिए इनके सामने कुछ प्रयोग, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं आपको। हिंदी साहित्य में इनका उदय प्रयोगवाद के कवि रूप, देखो इसके पहले भी जो हमने पाठ पढ़ा, शमशेर बहादुर सिंह किस वाद के कवि थे, प्रयोगवाद के कवि थे। किस सप्तक के कवि थे, दूसरे सप्तक कवि थे। वैसे ही हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध जी किस वाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद में कवि के रूप में इनको जाना गया। फिर उसके बाद अज्ञेय जी के संपादित तार सप्तक के कवि ये भी हैं। अगर तार सप्तक के कवि पूछता है कि ये तार सप्तक में है, तो तार सप्तक में इनको भी जानना है। ये तार सप्तक कवि के रूप में सामने आए थे, किंतु शीघ्र ही अपने कठिन जीवन तथा रचना संघर्ष के कारण उन्होंने अपना पथ अलग कर लिया और संतरण कर लिए। बोले कि हम इससे भी अलग होकर रचनाएं करेंगे, जो उन्होंने किया है। आगे कह रहे इनके बारे में किया अपने रचनात्मक जीवन में युग के 2 प्रधान वैश्विक विश्व स्तर पर, सिर्फ भारतीय नहीं, भारतीय यानी देश के रूप में नहीं, पूरे दुनिया के रूप में, राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय जो बहुत बड़े विचारधारा के लोग थे। एक है अस्तित्ववाद, दूसरा है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद पूरे दुनिया को प्रभावित किया। जितने भी हमारे धर्मावलंबी हैं उनमें इनका भी स्थान है। इन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की और बहुत बड़ी विचार रखा। मार्क्सवाद के संसर्ग में और विकट वैचारिक और रचनात्मक संघर्षों की प्रक्रिया से गुजरते हुए एक सच्चे मार्क्सवादी बनकर निभरे। और मार्क्सवाद का कहना क्या था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यानी जो भी समस्याएं दुनिया में है वह मजदूर वर्ग से जुड़ी हुई और मजदूर वर्ग परेशान है, इसीलिए सारे मजदूर इकट्ठा हो जाए, एकजुट हो जाए और अपना संघर्ष पूरे दुनिया में फैला दे। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, मजदूर मजदूर है, यही मार्क्सवाद का विचार था। और उसके प्राप्ति के लिए, अपने हक के प्राप्ति के लिए अगर आपको संघर्ष करना पड़े, खूनी क्रांति भी करनी पड़े, तो आप करिए, उससे पीछे हटने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो भी दुनिया में संसाधन है उस पर पहला अधिकार मजदूरों का है, श्रमिकों का है, और उसे आपको प्राप्त करना है। इसी विचारधारा से ओतप्रोत होकर कवि यहाँ पर जन जन का चेहरा एक कविता लिखा है और बता रहे हैं कि जो संघर्षशील मजदूर, चाहे वह अमेरिका का हो, चाहे रूस का हो, चाहे जापान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे नेपाल का हो, कहीं का हो, किसी देश का हो, सबका जो भाव है, सबकी जो विचार है, सबके चेहरे पर जो दर्द दिखाई देते हैं वह एक है। इसीलिए कवि का कहने का अर्थ है कि जन जन का चेहरा एक है। उसके बाद कविता में कवि यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, यहाँ कविता प्रकट है, प्रस्तुत है इनकी। इस कविता में कवि बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, बहुत लंबी कविता है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, ध्यान देना होगा, आप कविता को अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। यहाँ कविता में कह रहा है कि चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक है। शुरू ही कवि कह रहा है कि चाहे वह किसी भी देश का है, किसी भी राज्य का है, किसी भी शहर का है, किसी भी गांव का है, हर मनुष्य का चेहरा एक है। कैसे भाई एक है, क्या रंग रूप में तो दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन एक होने के कारण कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से कवि कह रहा है कि एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक है। जिस प्रकार से प्रकृति यानी सूरज की जो रोशनी है धरती पर पड़ती है, चाहे वो भारत का हो, चाहे अमेरिका को, चाहे एशिया को, चाहे यूरोप, किसी भी महादेश के कोई भी देश हो, कोई भी गली हो, कोई भी शहर हो, जिस प्रकार से सूरज की रोशनी बराबर पड़ती है, वैसे ही कह रहा है कि पूरे दुनिया के लोगों का चेहरा, दुख दर्द एक है। इसीलिए चेहरा को एक यहाँ कवि बता रहा। फिर कवि आगे बोला कि चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का एक रूप, जोश में वो ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। जैसे चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियाँ, झुर्रियाँ कब पड़ रही है चेहरे पर, जब हम कोई काम करते हैं, परेशानी में है, दुख दर्द हमारा है, तो तकलीफ जो हमारे चेहरे पर जो रंग दिखाई देता है, जो भाव दिखाई देता है, झुर्रियों कहने का मतलब यह है। और जोश में
कोई भी काम करने के लिए हर जगह जोश में जो मुट्ठी आदमी बांधता है, संकल्प लेता है, वह संकल्प शक्ति, वह जोश, वह साहस, वह उसका धैर्य जो वो दिखाई देता है संकल्प, चाहे वह भारत का आदमी हो, चाहे वह अमेरिका का आदमी हो, सबके अंदर एक ही भाव है, एक ही विचार है, और जो मुट्ठी बांधने का जो तरीका है वह एक जैसा है। इसी कारण कवि कहता है कि पूरे दुनिया के लोग क्या हैं, एक हैं। फिर आगे कहता है कि पृथ्वी के गोल चारों ओर जो धरातल पर, कह रहा है कि पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष एक। पृथ्वी पर इस दुनिया में जो धरती है गोलाकार है और हर जगह मनुष्य का एक दल है, एक ग्रुप है, एक संगठन है। फिर कहता है जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। कह रहा है कि गंगा में, इरावती में, मिनाम में अपारा कुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिशौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धार एक है। कवि कह रहा है कि लाल लाल वह भयानक सितारा जो आकाश में कह रहा है कि वह लाल रंग का जो भयानक सितारा जल रहा है वह हिंसा का प्रतीक है, वह शोषण का प्रतीक है, वह जो है हत्या का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, वह पूरे दुनिया में फैला हुआ है सबके ऊपर। उस लाल सितारे के बारे में कवि चर्चा कर रहा है जो हिंसा का प्रतीक और शोषक का प्रतीक है, शोषण का प्रतीक है। फिर आगे कह रहा है कि उद्दीपित उसका विकराल सा, उसका जो प्रकाश है वह इशारा एक दुनिया में एक जैसा है। हर दुनिया का कहीं का भी शोषक उसका रूप एक है और शोषित का रूप भी एक ही जैसा है। श्रमिक का रूप एक जैसा और मालिक का रूप एक जैसा है, वही कवि बताना चाहता है। गंगा में, और देखो याद है, गंगा नदी, इरावती नदी, मिनाव नदी अपार अकुलाती हुई, नील नदी, चाहे गंगा नदी हो, चाहे इरावती हो, चाहे चिनाव हो या मिनाव हो, चाहे नील नदी हो, अमेजन नदी हो या मिशौरी नदी हो, इसमें जो भी पानी बह रहा है, जो भी धारा बह रही है, सब मानव की वेदना के रूप में बह रही है। वहां की मानव का दुख और यहाँ के मानव का दुख, सबकी वेदनाएं, सबका कष्ट, सबका संताप एक ही जैसा है। आगे फिर कहता है कि नील नदी तो हो गया, फिर प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा है। करे प्यार का भी जो इशारा है पूरे दुनिया के एक ही जैसा है, पूरे दुनिया को लोग एक जैसा प्रेम करते हैं, और क्रोध भी पूरे दुनिया को लोग एक ही जैसा करते हैं। जो भावना उनके दिल में प्रेम के लिए भारत वालों के पास है वही भावना अमेरिका वालों के पास भी है। जो क्रोध का रूप जो भारत में दिखाई देता है वही रूप चीन में, जापान में और रूस में दिखाई देता है। उसमें कोई अंतर नहीं है, भले चेहरा अलग है, भावनाएं जो उमड़कर चेहरे पर आती है वह एक जैसी है। कभी फिर कहता है पृथ्वी का प्रसार, पृथ्वी के प्रसार को बढ़ाने वाले कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं और उस जमीन पर अपना अधिकार प्राप्त कर, उसके लिए उन्होंने सैनिकों का निर्माण किया, काली काले दुर्ग कहता है इसके अंदर, अपने दुर्ग का निर्माण किया, किले का निर्माण किया, और उसके कारण वो विध्वंसक कार्य कर रहे हैं जिसके चलते दुनिया में अशांति है। वो अभी करने वाला चाहे किसी भी देश का हो, उसका विचार, उसका भाव एक ही जैसा है। फिर कवि कह रहा है यहां पे कि पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु के काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक है। काला काला दुर्ग एक है और जन शोषक शत्रु जो पूरे दुनिया में है, कहीं के जन का शोषण करता है, उसकी विचारधारा, उसका रूप, उसका रहन सहन, उसकी जो स्थिति है, सब क्या है, बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे वह चीन का हो, चाहे भारत का हो, जापान का हो, चाहे अमेरिका का हो, शोषक दल एक जैसा है। इसीलिए कहता है कि सारे श्रमिक बल एक हो जाओ। फिर आगे कह रहा है कि आशामय लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता हुआ मित्र का स्वर्ग है। फिर यहाँ कहीं बता रहा है कि शोषक वर्ग जैसे एक है वैसे ही दुनिया में मित्र वर्ग भी एक है। मित्र जो है, जो दुनिया से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो इस जहान से प्रेम करते हैं, उनमें भी एक जैसे हैं। जैसे शोषक वर्ग एक है वैसे मित्र वर्ग भी दुनिया में क्या है, एक है। फिर बोला जन जन का मित्र एक, दुनिया में एक एक आदमी का मित्र की विचारधारा भी एक ही जैसे है। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक। पूरे दुनिया में जो प्रकाश हम देख रहे हैं
और जो हम क्रांति देख रहे हैं वह ज्वाला एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे क्रांति भारत में हो या चाहे क्रांति रूस में हो, सबका लक्ष्य एक ही था और उसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सब लोगों ने काम किया और सबका रूप भी एक ही जैसा था। धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला, एक सबके हृदय में एक ही सत्यता का उजाला प्रकट होता है, चाहे वह कहीं का नागरिक हो। फिर कहता है लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक। वेदना भी सबकी एक जैसी और लेकिन हृदय में जो हिम्मत है, जो साहस है, उसका भी तार क्या है? एक ही है। चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक है। फिर कभी कह रहा है चाहे जिस देश का हो, जिस प्रांत का हो, जिस नगर का हो, जिस राज्य का हो, सबका चेहरा एक है। किन विषय में एक है? ये जो जितने सारे विषय आपको बताए गए इसके में एक है। चेहरा का मतलब फेस कटिंग में नहीं है, विचारधारा, भाव और उसके अंदर में उठने वाली मनोवृत्तियां, उसकी बात कर रहा है। फिर कभी कहा एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थल। फिर कभी यहाँ बांट रखा है, अमेरिका का अलग स्थल है, भूभाग अलग है, एशिया का अलग है, यूरोप का अलग है, वे लोग अलग अलग जमन भूभाग पर रहते हैं। फिर भी एकता कैसे, कैसी बातें चल प्रकट हो रही? क्यों? भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद उनका भौगोलिक बंधन है कि यह सीमा उसी का है, ऐतिहासिक उसका इतिहास अलग है, हमारा अलग है। फिर भी कह रहा है कैसे एक है भाई? सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। यह बात कहने वाला कौन है? भारत है। भारत की विचारधारा पूरे दुनिया में फैली हुई है, आप पूरे दुनिया के लोगों ने अपनाया, क्योंकि इसकी विरासत आज की नहीं है। चाहे वो अपना भौगोलिक दृष्टिकोण से जैसे भी रहे, जहां भी प्रेम, जहां भी अहिंसा, जहां भी सत्य, जहां भी शांति की चर्चा हो, वहां पर कौन खड़ा है? देश देश में खड़ा है। वह कौन देश कौन है? भारत है। यही बात कह रहा है कि चारों ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। कारण क्या है भाई? सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई है। बहन और भाई की चर्चा कौन करता है? भारत करता है। हम लोग आज तक किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, सबसे हम प्रेम करने वाले हैं। पूरी दूर दुनिया में कोई भी मानव हो, सबसे हम प्रेम करते हैं। किसी के धरती को हम लोग आक्रमण करके छीनते नहीं हैं। हमारा अपना जीवन जीने का एक तरीका है, पद्धति है, और वही पद्धति पूरे विश्व में आपको दिखाई देगी। जो यहाँ पर भी सत्य, अहिंसा, न्याय, शांति, प्रेम आपको दिखाई देगा, वहां पर भारत है। फिर कभी कह रहा है कि सभी और बहनें हैं, सभी और भाई है, सभी और कन्हैया ने गाय चराई है। कृष्ण ने भारत में जो गाय चराई और भारत में जो संस्कृति को बढ़ावा दिया, वही संस्कृति पूरे विश्व में फैली हुई है। जहां भी आप जाइएगा वहां पर आपको यह लीला दिखाई देगी और वह पद्धति आपको पता चलेगी। फिर कहता है कि जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक है। और वह बंसी की धुन क्या है? पूरे दुनिया में एकता का संदेश देने वाली कौन सी धरती है? वह भारत भूमि है, वह हिंदुस्तान की धरती है, जो पूरे दुनिया को एक सूत्र में, एक रूप में बांधने का काम करती है। दानव दुरात्मा एक, दानव और दुष्ट कहीं का भी हो, उसका विचारधारा क्या होगा? एक ही होगा। फिर कहता है कि मानव की आत्मा एक, और लेकिन मनुष्य की आत्मा भी क्या है? एक ही है। अच्छा और बुरा दोनों एक समान है। जहां के अच्छे लोग हैं वो अच्छे हैं, बुरे लोग हैं वो बुरे हो, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी नगर का हो, किसी भी गांव का हो, कहीं का रहने वाला हो। कभी कहता है शोषक और खूनी और चोर एक है। शोषक वर्ग, खूनी वर्ग, हत्यारा और चोर, यह भी एक ही विचारधारा का है। यह नहीं कि भारत का चोर अलग सोचता है, अमेरिका का चोर अलग सोचता है। दोनों की प्रवृत्ति एक ही है। चोर है तो चोर है, हत्यारा है तो हत्यारा है, शोषक है तो शोषक है। कह रहा है जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, और जो जन है, जो श्रमिक वर्ग है जिसके ऊपर शोषण हो रहा है, जो शोषित वर्ग है जिसको शोषण किया जा रहा है, जो शोषण करने वाला लोग है, उसका जो खड्ग है, उसका जो मनोवृत्ति है, जो विचार है, वह एक ही है, उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक है। दुनिया के हिस्सों में जहां जहां लोग, जन, श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग जो संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष करने का जो प्रवृत्ति है, जो तरीका है, वह एक है, वह किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। फिर कह रहा है कि मस्तक की महिमा और अंतर की उष्मा,
अंदर से जो आग निकलता है और जो सोचने की कला है वह कर उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक। और यह जो ज्वाला उठती है, जब श्रमिक वर्ग की ज्वाला उठती है, जब जन की ज्वाला उठती है, जब गरीबों की ज्वाला उठती है, जब एक स्वर में वह संकल्प लेकर नारा लगाता है तो दुनिया हिल जाती है। वही कहता है कि यहाँ पर क्रुद्ध एक है, संग्राम का घोष एक। जब संग्राम होता है, युद्ध होता है तो उसका घोष क्या होता है? एक ही होता है। और जीवन संतोष एक, और जीवन में संतोष भी क्या है? एक ही है। यानी अच्छा और बुरा दोनों एक ही रूप में प्रकट होता है। इसीलिए मानव का चेहरा फिर कभी कह रहा है कि क्रांति का, निर्माण का, विजय का चेहरा एक। क्रांति का भी बात विचारधारा एक ही है, निर्माण का ही विचारधारा एक ही है, और विजय का जो चेहरा है वह भी क्या है? एक ही है। यानी कहीं निर्माण हो रहा है तो कहीं विनाश हो रहा है, लेकिन दोनों रूप में जीवन जो जीने का तरीका है सबका एक ही है। चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक है। कभी कह रहा चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी प्रांत का हो, किसी नगर का हो, किसी गांव का हो, सबका चेहरा एक है। किस मायने में एक है? दुख में, हर्ष में, शोक में, विषाद में। और कहता है जीत में, हार में, क्रांति में, सब में मानव का चेहरा किस प्रकार से दिखाई देता है? एक रूपता है। चाहे वो चोर हो, चाहे खुशी हो, खूनी हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे दानव हो, सब विचारधारा वाले एक तरीके से रहते हैं और एक ही उनका सोच है। इस प्रकार से दुनिया के लोग क्या हैं? एक है। इस कविता में कवि नहीं बताया, पूरा सारांश यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है। प्रस्तुत कविता में कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता, जो पीड़ित कष्टित जनता, जो संघर्षशील जनता है, जो अपने मनोचित अधिकारों के लिए हमेशा कर्मरत है, लगी हुई है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहती है, सबका रूप, सबका चेहरा एक है। यही यहाँ पर सारांश लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ के समझ लेना है, पूरा जान लेना है। मैंने कविता के पढ़ के आपको समझा दिया, बता दिया। कुछ प्रश्न इसमें हमने दे दिए हैं, समझाने आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों की वेदना का क्या अर्थ है? नदियों में कौन सी वेदना बह रही है? पूरे दुनिया के श्रमिक वर्ग और शोषित वर्ग, उसकी जो वेदना है, दुख है, मानव का जो दुख है, चाहे वह मिशोरी का हो, चाहे नील नदी का हो, चाहे गंगा नदी का हो, चिनाव नदी का हो, हर आदमी की वेदना क्या है? एक जगह बह रही है, वह धारा के रूप में। दानव दुरात्मा से क्या अर्थ है? दानव दुरात्मा, पूरे विश्व की स्थिति अत्यंत भयावह है, दारुण है, अराजक हो गई है। दानव दुरात्मा का अर्थ है जो अमानवीय कृत्य में संलग्न लोग हैं। चाहे वह किसी भी देश में अमानवीय कृत्य में जो संलग्न आदमी है, उसकी आत्मा एक जैसी है, वह एक जैसा सोचता है। आचरण पाशविक होता है, उन्हें दानव कहा जाता है। जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं तथा दुराचारी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें दुरात्मा कहते हैं। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जो सर्वत्र पाए जाते हैं, हर जगह, हर देश, हर गांव, हर नगर, हर महादेश में इन्हीं प्राप्त होते हैं। फिर कहता है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य क्या है? यही तो पाठ है कि जन जन का चेहरा तात्पर्य, इसको समझ लो अच्छे से। जन जन का चेहरा एक अपने में एक विशिष्ट, व्यापक और समेट। कवि पीड़ित जनता, संघर्षशील जनता के एक रूपता का समान चिंतनशीलता का वर्णन कर रहा है। कवि के संवेदना विश्व के तमाम देशों में जो संघर्षशील लोग हैं, संघर्षरत जो जनता है, जो प्रतिमुखरित होकर जो बात कहती है, जो अपने मनोचित अधिकारों के लिए कार्यरत है, एशिया की हो, यूरोप की हो, अमेरिका की हो, अथवा कोई भी अन्य महादेश प्रदेश का निवास करने वाला हो, समस्त प्राणियों के शोषण तथा उत्पीड़ों के प्रति क्या कर रहा है? यहाँ प्रतिकार का स्वरूप एक जैसा है। वो लोग जो प्रतिकार करते हैं शोषण का, तो करने का तरीका क्या है? एक ही है। उनमें एक अदृश्य अप्रत्यक्ष एकता है। उनकी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली भिन्न हो सकती है, अलग भाषा बोलते हैं, अलग संस्कृति में रहते हैं, जीने के तरीका अलग है, लेकिन उनका जो है संघर्ष करने का तरीका क्या है? एक है। किंतु उन सभी के चेहरों में कोई अंतर नहीं दिखता, अर्थात उनके चेहरे पर हर्ष, विषाद, आशा तथा निराशा प्रतिक्रिया एक जैसे दिखाई देगी। खुश में भी, दुखी में भी, आशा में भी, निराशा में भी, उसके चेहरे पर जो प्रतिक्रिया दिखाई देगी वह सामान्य होगी। समस्याओं से जूझने का स्वरूप एवं पद्धति भी उनका समान होगा। यही कवि जन जन के चेहरा पाठ में हमको बताना चाहता है। और यहाँ पर मैंने दो प्रश्न और दे दिए आपको जो गृह कार्य में है। जन जन का चेहरा एक कविता का सारांश, अपने मन से लिखो, अपने बातों, अपने शब्दों में लिखना है।
कहाँ कहाँ की धूप एक है भाई? तो अमेरिका की, यूरोप की, एशिया की, किसी भी देश की, चाहे किसी नगर की धूप क्या है? एक है। जैसे प्रकृति सबको एक समान देती है, वैसे ही दुनिया के लोग भी एक समान हैं अपने कार्य में। और आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा है, जो बार बार हम कर रहे हैं, आपको स्वाध्याय के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको कवि परिचय, लेखक प्रश्न 2-10-10 बनाना है, 20 आपको घर में तैयार कर लेना। और हम लोग जब मैगजीन तैयार होगा उसमें आपको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे। साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले क्लास में फिर हम उपस्थित होंगे काव्यखंड से।